सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को और सखाओं को मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी हो आरती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस बिल्कुल ठीक है। और आज तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, तो आज हम लोग रेसिपी की बात भी करते हैं और कुछ विषयों पर चर्चा भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारी होती है बूझ पहेली, है ना? तो जिसका हमारे श्रोता बहुत इंतजार करते हैं और वो हमें जवाब भी देते हैं। तो क्यों ना आरती पहले हम लोग पहेली ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल पूछिए। तो चलिए, एक पहेली है कि आदि कटे से सबको पारे, मध्य कटे से सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो वाको आंखों दीठा। तो एक बार और इसको हम पढ़ देते हैं। आदि कटे से सबको पारे, मध्य कटे से सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो वाको आंखों दीठा। तो हमारे श्रोता और सखियां सब देखते हैं इसका क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल इंतजार में हमें भी जवाब चाहिए। बिल्कुल। और आती अब एक पहेली तुम पूछ लो। ठीक है, मैं पूछती हूँ। एक नारी के हैं दुई लड़का, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ रहे, फिर भी दोनों संग। क्या बात है, एक बार फिर से दोहरा दो इसको। एक नारी के दुई हैं लड़का, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ रहे, फिर भी दोनों संग। बिल्कुल, बहुत अच्छी तुमने पहेली पूछी है। अब देखते हैं कि हमारे क्या जवाब आते हैं। तो आरती, अब सखी सहेली में हमारी जो चर्चा के विषय हैं, तो वो जो है जैसे कि जब जाना हो इंटरव्यू के लिए है, तो हमें क्या करना होता है? बिल्कुल, इतना बड़ा देश है मंजरी हमारा, तो और रोजगार के अवसरों में भी कोई कमी नहीं है। तो बस ज़रूरत है कुछ ऐसी स्किल्स की, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की जो हमें सफलता दिला सकें। किसी भी नौकरी के लिए हजारों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन चयन उनमें से किसी एक का ही होता है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जो उम्मीदवार हार्ड स्किल यानी कि अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल है, टाइम मैनेजमेंट जैसी बातों का पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें ही सफलता मिलती है। बिल्कुल आरती। और कुछ लोगों को लगता है कि नियोक्ता की पूरी गंभीरता से अपनी योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों के बारे में बताना और उसके सवालों का उचित जवाब देना ही कम्युनिकेशन स्किल में आता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल और भी बहुत सी क्वालिटी दिखाती है। देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल की झलक नौकरी के लिए आवेदन करते ही दिखनी शुरू हो जाती है। और जैसे कितनी अच्छी तरह से CV तैयार किया गया है, इंटरव्यू केबिन में जाते समय बॉडी लैंग्वेज कैसी, इन सब बातों पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। और बातचीत के दौरान अपनी बातों या विचारों से नियोक्ता को सहमत कर पाए हैं या नहीं, नियोक्ता के सवालों का जवाब कैसे दिया, कहीं कोई घबराहट तो नहीं दिखी। इंटरव्यू चाहे किसी भी कंपनी के लिए हो या फिर IAS PCS जैसी जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनके लिए हो, हर जगह दिए गए जवाबों से उम्मीदवार की योग्यता को जांचा और परखा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ है जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए, और वो है टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो, जब भी इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं या जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो और जिस भी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, उसका पूरा विवरण अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और जिससे आपको उस कंपनी से जुड़े किसी सवाल के जवाब के लिए सोचना नहीं पड़े। और जब इंटरव्यू के लिए आप जा ही रहे हैं तो कोई तेज परफ्यूम ना लगाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां ना पहने, और इसके साथ साथ आपके जो नेल्स हैं वो भी बाकायदा कटे होने चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। और कलाई में किसी तरह का बैंड या बैज नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए जाते समय कपड़ों में ब्लू, ग्रे, ब्लैक या व्हाइट कलर की शर्ट या ड्रेस का आप चयन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चमकदार कपड़े और रेड और चमकदार ऑरेंज कलर को बिल्कुल भी ना पहने तो बेहतर होगा। और साथ ही कपड़े बहुत ज्यादा ढीले या बहुत ज्यादा कसे हुए नहीं होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी हैं जिनका ध्यान रखकर इंटरव्यू में सफलता सुनिश्चित की जा सकती है, जैसे कि साफ सुथरे, धुले हुए और
प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनकर इंटरव्यू के लिए जाएँ और कभी भी बहुत ढेर सारा मेकअप लगा के मत जाइए। बिल्कुल। और जैसा आपको अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी होती है, अपनी डिग्री, डिप्लोमा और अन्य कोर्सेज़ के बारे में, तो कम शब्दों में सटीक बात करनी चाहिए और इसके साथ आप उस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, इसका भी अच्छे से जवाब दें, क्योंकि इस सवाल का उद्देश्य नियोक्ता का कंपनी के बारे में आपकी जानकारी और रिसर्च का जायज़ा लेना होता है। साथ ही इस सवाल का भी बहुत सावधानी से उत्तर दीजिए कि आपने पहले नौकरी क्यों छोड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि नौकरी छोड़ने संबंधी सवाल का जवाब देते समय इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी पिछली कंपनी की बुराई नहीं करनी है और ना ही उसकी कमियां गिनानी है। इस सवाल का उद्देश्य आपके स्वभाव और सोच का पता करना होता है, इसलिए बहुत सावधानी और सतर्कता से इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी विशेष योग्यता और जो आपका मजबूत पक्ष है उसके बारे में बताना ना भूलें और साथ ही अपना जॉब संबंधी अनुभव, सैलरी की अपेक्षा जैसे सवालों का भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें तो सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। और इसके साथ-साथ आरती ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो मोबाइल है, वो साइलेंट मोड पर बिल्कुल। रखें और आप अपने हाथ में पेन वगैरह पकड़ते हैं, तो ये बार-बार उसको मतलब हिलाना नहीं चाहिए। पेन का कैप ना बजाएँ और साथ में आप पैर ना हिलाएँ, ये हाँ, सब सबसे चीज़ें ज़रूरी बहुत ध्यान चीज़। रखने वाली होती है और एक एकदम सावधानी की मुद्रा में थोड़ा-सा स्ट्रेट बैठें और जो इंटरव्यू आपसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनकी आँखों में आँखें डालकर बात करें, बिल्कुल। तो वो बहुत उसका अच्छा असर पड़ता है आपके व्यक्तित्व पर। और फिलहाल आरती, अब हम क्या करते हैं बताओ? एक गीत सुनेंगे। जी। तमन्नाओं को खिलने
मंजरी, इतना सुंदर गाना तो हमने सुन लिया, अब क्यों ना एक पहेली और हो जाए। बिल्कुल। तो एक पहेली मैं पूछती हूँ। गोरी सुंदर पातली, केहर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। क्या बात है! इतनी अच्छी पहेली हमारे श्रोता पहेली जो हमने पहले पहेली बूझी थी तो उसका भी जवाब देंगे और साथ में जो अभी तुमने पूछी है हम्म। दूसरी इसका भी जवाब देंगे और क्यों ना फिर हम एक पहेली और पूछ लेते हैं अपने श्रोता सखियों से, बिल्कुल। है ना? तो ये पहेली है कि मुझे उलट कर देखो, हम्म। लगता हूँ मैं नौजवान, कोई अलग ना रहता मुझसे बच्चा, बूढ़ा और जवान। तो इसको एक हम्म। बार हम रिपीट करते हैं हम्म। और फिर तुम अपनी पहेली भी रिपीट कर देना। तो ठीक है। इसको हम एक बार और दोहराते हैं। मुझे उलट कर देखो, लगता हूँ मैं नौजवान, कोई अलग ना रहता मुझसे बच्चा, बूढ़ा और जवान। ठीक है, मैं भी अपनी पहेली को एक बार रिपीट कर देती हूँ। गोरी सुंदर पातली, केहर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। तो बहुत अच्छी पहेलियाँ। अब देखते हैं हमारे सखियाँ और सखा जो है वो इन सारी पहेलियों के क्या जवाब देते हैं। तो आरती हमारा अगला हम लोग अगले विषय पर चर्चा करने जा रहे थे कि मायने रखता है बात करने का सलीका, है ना? तो दूसरों की आलोचना करना एक सहज मानवीय प्रवृत्ति होती है। अगर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हम्म। और सही तरीके से ऐसा किया जाए तो ये हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। और अक्सर लोग अपनी खामियां देख नहीं पाते क्योंकि स्वयं का श्रेष्ठ समझना सहज मानवीय प्रवृत्ति है। हमारा व्यक्तित्व कई तरह की अच्छी बुरी आदतों का मिश्रण होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है पर वो उन्हें देख नहीं पाता। ऐसे में सटीक और निष्पक्ष आलोचना करने वाला दूसरा व्यक्ति मार्गदर्शक साबित होता है। बिल्कुल, और आलोचक की जहाँ तक बात है तो उसकी महिमा के बारे में संत कबीर का ये दोहा बहुत ही सटीक है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। यानी कि अपने आलोचकों का सम्मान करते हुए हमें उन्हें अपने आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी कमियों को हमें बताते हैं। और इसी वजह से बच्चों के सामाजिकरण की शुरुआत ही स्कूल से हो जाती है, जहाँ पर शिक्षक बच्चों के प्रथम आलोचक होते हैं। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपने टीचर पर इतना अटूट विश्वास होता है कि वो उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ-साथ क्या होता है आरती, बौद्धिक विकास के साथ-साथ बच्चों में तर्क शक्ति विकसित होने लगती है और ऐसे में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो टीचर की बात मानते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह किशोरावस्था में बच्चों में अक्सर मूड स्विंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और छोटी-छोटी बातों से भी उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इससे कई बार उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो बड़ों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, और अक्सर क्या होता है कि माता-पिता और शिक्षकों के लिए ज़रूरी है कि बच्चों की गलतियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए उन्हें सुधारने की कोशिश करें। और यहाँ बड़ों के व्यवहार में संतुलन बहुत ज़रूरी है। जब भी बच्चों को किसी भी गलती के लिए उन्हें डांटें या टोकें, तो उन्हें ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की भलाई के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक संभव हो बच्चे की आलोचना का तरीका संयम भरा होना चाहिए। उसकी गलतियाँ बताते हुए उस पर तेज़ आवाज़ में चिल्लाना या अपशब्दों का प्रयोग करना बहुत गलत है। इससे बच्चों को ऐसा लगता है कि माता-पिता जानबूझकर उन्हें अपमानित कर रहे और हैं। कई बार क्या होता है कि आरती बहुत हम बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो उनसे इतनी ज़ोर-ज़ोर से कहते हैं ना कि उनको बुरा लगने लग जाता है। हुँ। तो ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के मानसिक स्तर पर आपकी ज़ोर से डाँट का प्रभाव जो है वो गलत ना पड़े। तो अगर बच्चे से आप प्यार से बात करते हैं तो बच्चा आपकी सारी बात सुनेगा, समझेगा। अगर आप डाँट देंगे तो क्या होगा कि वो जो है वो आपसे डर के अपने मन की बात भी नहीं कहेगा, है बिल्कुल। ना? और अक्सर बड़ों के उग्र व्यवहार की वजह से बच्चे जो क्या होते हैं विद्रोही बन जाते हैं। जैसा हुँ। माहौल देखते हैं परिवार में, उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए उन्हें संयत ढंग से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बुरी आदत उनके लिए किस तरह नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब अगर बात की जाए दाम्पत्य जीवन की तो हर परिवार में पति-पत्नी के बीच होने वाली अनबन हुँ। की सबसे बड़ी वजह यही है कि वे छोटी-छोटी गलतियों के लिए एक दूसरे को रोकते-टोकते हैं। और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर इंसान का व्यक्तित्व दूसरे से अलग होता है और सब में खूबियों के साथ कुछ खामियां भी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति को अपने साथी की सारी बातें ही पसंद हों। और ऐसा हमेशा परिवार में देखा भी जाता है कि छोटी-छोटी बातों पे अगर हम उसे रोकते हैं अपनी पत्नी को या कुछ कहते हैं या पत्नी पति को कहती है
है तो बहुत हुँ। सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक-दूसरे के विचारों को समझना चाहिए। बहुत तुम इस ज़रूरी है। बारे में क्या कहती हो? बिल्कुल, समझना चाहिए एक-दूसरे की बात अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो उसका जवाब भी सही तरीके से दे पाएँगे। बिल्कुल और आरती चलो अभी हम लेते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा अंतराल, फिर मिलते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर से सबका स्वागत है। बिल्कुल आरती और हम कितनी सारी बातें कर रहे थे ना कि घर परिवार की बातें चल रही थी, पति-पत्नी की हुँ। बातें चल रही थी। तो परिवार में पति-पत्नी को एक-दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल। क्योंकि भई जो पत्नी होती है वो अपने घर से अपने माता-पिता से हुँ, परिवार के आदर्श और बहुत सारी बातें सीख कर आती है, गुण सीख के बिल्कुल। आती है और ये तो आम बात है कि एक-दूसरे के विचारों में भिन्नता होती है, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी वो आकर के आपके विचारों से तालमेल बैठाती है। तो बिल्कुल। आपका भी प्रयास होना चाहिए कि आप उसके उसके साथ भी उसके विचारों को भी अहमियत दें, उसके साथ भी तालमेल बैठाएँ, तभी जब एक-दूसरे को हम समझकर परिवार में काम करते हैं, ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, हुँ, तो हुँ। परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, उसमें तरक्की भी होती है, खुशियाँ भी आती हैं और पति-पत्नी की जो गृहस्थी की गाड़ी है, वो बहुत आराम से चलने बिल्कुल। लगती है। और क्योंकि देखिए शादी के बाद अपने आप को पूरी तरीके से बदल पाना किसी के लिए भी संभव होता नहीं है। थोड़ा बहुत तो बदलाव हो जाता है लेकिन पूरी तरह से अपने आप को कोई भी नहीं बदल पाता है। तो अगर पति या पत्नी किसी को भी एक-दूसरे की कुछ आदतों से परेशानी है तो उसे समझाने में कोई बुराई नहीं है। पर ऐसे मामलों में हमेशा धैर्य से थोड़ा रुक के संयम से काम लेना चाहिए। छोटी-छोटी गलतियों के लिए एक-दूसरे पर दोषारोपण करने से बेहतर यही होता है कि कभी फुर्सत में साथ बैठकर अपने जीवन साथी को अपनी बात समझाने की कोशिश की जाए। मसलन अगर पति घरेलू जिम्मेदारियों के बारे में थोड़े लापरवाह से हैं, तो उनसे सीधे झगड़ने के बजाय आप धीरे-धीरे बात कर सकती हैं, अपनी बात समझा सकते हैं उन्हें। तो इससे जो संबंध है उनमें तनाव नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने और ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अगर पत्नी सिर्फ़ इतना कहे कि मुझे आपकी मदद चाहिए, तो पति तुरंत पत्नी का हाथ बाँटने को तैयार हो जाएँगे। इसलिए सब कुछ हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कार्यस्थल की, तो कार्यस्थल पर आलोचना की काफ़ी अहमियत होती है ना आरती? हुँ। और इसमें व्यक्ति के लिए अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाना आसान हो जाता है। अगर आप किसी सहकर्मी की खामियों की ओर उसका ध्यान दिलाना चाहते हैं, तो उस दौरान आपके व्यवहार में बहुत संतुलन होना ज़रूरी है। विनम्रतापूर्वक उसकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाकर कामकाज के तरीकों को पहले की तुलना में बेहतर बनाया जा सकता है। और इसी के साथ हम लोग एक सुनते हैं प्यारा-सा गीत, फिर बिल्कुल। आगे बातें करते हैं। हुँ। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, बताओ इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, बताओ इसका सबूत क्या है। ये हाथ सीने पे रख के देखो, ना पूछो इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना।
पूछो इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, जो आग सीने में है हमारे, तुम्हारे होती तो जान लेते। जो आग सीने में है हमारे, तुम्हारे होती तो जान लेते। बगैर कोई सबूत मांगे हमारी चाहत को मान लेते। तुम्हारी आंखों में काश होता हमारी आंखों में जो नशा है, हमारी आंखों में जो नशा है। यही नशा जो रहे हमेशा, तो हम भी चाहत का जाम पी लें। यही नशा जो रहे हमेशा, तो हम भी चाहत का जाम पी लें। ये दौर सागर यूं ही चलेगा, तो लेके साफी का नाम पी लें। मगर ये हम पर करम की नजरें बदल ना जाएंगी, क्या पता है। ये हाथ सीने पे रख के देखो, ना पूछो इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, हमें तो साथी से वास्ता है, सुराही बदले या जाम बदले। हमें तो साथी से वास्ता है, सुराही बदले या जाम बदले। तेरे दीवाने कभी न बदलेंगे, चाहे सारा निजाम बदले। तेरे ही कदमों में जान देंगे, ये दिल तुझे जब के दे दिया है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना। तो आरती, हमारे श्रोताओं ने तो भाई तुम्हारी पहेली का जवाब तो दे दिया है। अच्छा। वो जो तुमने पूछी थी ना कि 11 देवर छोड़ के जेठ के संग चली, तो इसका जवाब तो भाई तुम ही बताओ। इसका जवाब है अरहर। क्या बात है, हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है ना। तो अभी अभी मेरी पहेलियों के जवाब आने बाकी हैं, और एक जो अच्छा। तुमने पूछी थी उसके भी जवाब आने बाकी हैं, तो हम तब तक उसका इंतजार करते हैं। और हम बात कर रहे थे अपने जो सलीका कैसा होना चाहिए बात करने का, उसके बारे में। तो देखिए, हर जगह बात करने का सलीका अलग होना चाहिए। कहीं पे इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि आलोचना, लेकिन आलोचना ऐसी नहीं कि आप किसी की बेइज्जती करें या कुछ बुराई करें। आलोचना रचनात्मक तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि उससे कुछ फायदा हो सके लोगों बिल्कुल को। सही बात है। तो जैसे कि हम ऑफिस में भी काम करते हैं, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गलतियों की ओर ध्यान दिलाना हर सीनियर का फर्ज होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर भी आलोचना या बात करने का अंदाज बहुत ज्यादा तलखी भरा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे सबके सामने
उन्हें डांटकर अपमानित करने के बजाय शांतिपूर्वक ये समझाना चाहिए कि ऐसी गलती दोहराइए नहीं और इस तरह से आपकी गलती हुई है वो आप समझा दीजिए उन्हें। क्योंकि देखिए कार्यशैली में अगर कोई गड़बड़ी हो तो भी कर्मचारी के साथ अत्यधिक सख्ती बरतने से क्या होता है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और उसकी कार्यक्षमता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑफिस में सकारात्मक और तार्किक आलोचना को बढ़ावा दें ताकि इससे लोगों को अपनी कार्यशैली सुधारने का मौका मिले और इससे ऑफिस का काम भी है बिल्कुल। वो भी बिल्कुल सही तरीके से होगा। और तुमने बिल्कुल सही कहा है कि एक आप आराम से उसको समझा दीजिए तो हम्म। ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्योंकि होता है क्या है कि कभी-कभी हम उस काम को नहीं समझ रहे होते हैं, हम्म। लेकिन अगर कोई हमें बता देता है प्यार से तो हम उससे समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो हम्म। अपना एक व्यवहार जो है ऑफ़िस में भी वो भी दोस्ताना होना चाहिए। जी। और इसी तरह अपने परिवार के अलावा आस-पड़ोस और दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ रोज़मर्रा के व्यवहार के दौरान कुछ बातों को लेकर जो मतभेद स्वाभाविक हो जाता है। हो सकता है कि दूसरों की वजह से आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि हमारे आस-पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को ज़रा भी परवाह नहीं करते कि उन लोगों को मतलब क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, इस बात की भी वो परवाह नहीं करते हैं। लेकिन कटु आलोचना से बात बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आपको किसी से कोई शिकायत हो, तब भी आलोचना के तरीके में शालीनता बरतनी चाहिए और सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। उम्र और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाय उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताएं, तो इससे बातों-बातों में ही आपकी परेशानी का हल निकल आएगा। और इसी तरह अगर घरेलू सहायकों से कोई शिकायत हो, तो भी शालीनता के दायरे में रहकर ही बात करनी चाहिए। अगर पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, तो बहुत सी परेशानियाँ आसानी से दूर हो जाती हैं। और जब हम घर परिवार में होते हैं, तो बहुत से आपके साथ होते लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं और जो आपके घर में काम करने आते हैं, वो लोग भी होते हैं। तो उन सब के साथ भी ऐसे कटुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर उनसे कुछ गलती हो जाए, जो आपके यहाँ काम करते हैं, तो देखिए वही उनको तो आप प्यार से समझा बिल्कुल दें, है ना? गलती किसी से भी हो सकती है ये बिल्कुल, सोच के आप उनको थोड़ा समझाइए कि हाँ इस तरह से ये आपकी गलती थी ये उनका ध्यान दिला दिए उस तरफ। बिल्कुल। और अभी हम लोग सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
आरती कितना प्यारा ये हम लोग ने पहले गीत सुना, उसके बाद हमने अंतराल लिया और अंतराल के बाद एक बार सबका फिर से स्वागत करते हैं। और आरती, हमारे कुछ श्रोताओं ने कुछ प्यारे-प्यारे से कमेंट लिखकर भेजे हैं, तो हम बिल्कुल, सोचते हैं कि एक सुनाइए। कमेंट हम पढ़ते हैं। हुँ, हुँ। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बातें करने का या लिखने का सलीका छोटा या बड़ा, हर एक के साथ सम्मान पूर्वक होना चाहिए। और इसी के साथ हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे श्रोताओं ने विधियाँ भी लिखकर भेजी, रेसिपी भी लिखकर भेजी है। और एक ने लिखा है कि व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज हो, फिर भी साक्षात्कार के नाम से हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। कपड़े सलीकेदार, आवश्यकता अनुसार हल्का सा मेकअप हो और अपने क्षेत्र का ज्ञान, जिस पद के लिए जा रहे हैं उसके संबंध में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है। और एक लिखते हैं कि भाई पहेलियों का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम भी अपनी जो हम लोगों ने जी पहेलियाँ हाँ। पूछी है तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो आरती, फिर आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, अच्छे-अच्छे व्यंजनों की, रेसिपी की बात करते हैं। तो हुँ। आज तुम हमें किचन में ले चल रही हो, तो वहाँ पर क्या बनाने जा रही हो, ये बताओ? इस समय मैं आपको बताने जा रही हूँ हुँ, कि आप किस तरह से ब्रेड के दही बड़े फटाफट तैयार कर सकते हैं घर में। बिल्कुल बताइए फिर। और इसके लिए आप सामग्री नोट कर लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको आवश्यकता अनुसार ब्रेड, आवश्यकता अनुसार दूध, और ब्रेड को सोक करने के लिए चाहिए आपको ये दूध, और 2 बड़े चम्मच इमली की चटनी, 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी, 4 बड़े चम्मच दही, थोड़े से अनारदाने, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखे मेवे और बारीक कटे हुए होने चाहिए जो, नमक और काला नमक आप स्वाद के अनुसार लेंगे वो तो। अब इसकी विधि है कि ब्रेड के किनारे हटाकर ब्रेड स्लाइसेस को दूध में सोक करिए, और फिर एक-एक ब्रेड स्लाइस को निकालकर हल्के हाथों से निचोड़कर उनमें बारीक कटे सूखे मेवे भरें, और जैसे बड़े बनते हैं उन्हीं का आप आकार देकर उन्हें सर्विंग बाउल में रखती जाइए लगातार, और बड़े अच्छी तरह से बंद भी होने चाहिए वो। अब इन पर ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, अनार के दाने और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो थे वो आप डालकर सर्व करिए, फटाफट तैयार हो गई। क्या बात है आरती, तुमने ब्रेड के दही बड़े की रेसिपी बहुत अच्छी बताई है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सखियों को, हमारे श्रोता सखा को बहुत पसंद आएगी, और तुम्हारी इस रेसिपी को हम भी बनाएंगे। लेकिन जी। चलो फिर हम कुछ और बताते हैं रेसिपी अपनी सखियों को। सखियों नोट कीजिएगा, ये हमारी रेसिपी है रोजी डिलाइट। तो इसकी सामग्री है 4 से 5 ब्रेड लेनी है, 5 बड़े चम्मच रोज सिरप, 1/4 कप नारियल कसा हुआ, 2 बड़े चम्मच ठंडाई पाउडर, आवश्यकता अनुसार टूटी फ्रूटी, मेवा, चोको चिप्स और 250 ग्राम मावा या खोआ। इसकी बनाने की सामग्री सखियों नोट कीजिएगा। कुकी कटर से या छोटी-छोटी कटोरी से ब्रेड के गोल गोल पीसेस काट लीजिए। अब एक प्लेट में मावा और ठंडाई पाउडर मिलाकर गूंथ लें। तैयार भरावन को ब्रेड की गोल-गोल स्लाइसेस पर रखकर ऊपर से टूटी फ्रूटी, मेवा और चोको चिप्स लगाएं और दूसरी गोल ब्रेड स्लाइस से दबा दें। अब ब्रेड पीसेस को रोज सिरप में डिप करके नारियल पाउडर से ढक लें और फ्रिज में ठंडा करने के आप इसको सर्व करें। तो ये तो भाई तुमने बहुत अच्छी रेसिपी हम अपनी सखियों को बता रहे हैं आरती, और तुमने जो ब्रेड के दही बड़े बताए हैं वो भी अच्छी है, और जो मैंने बताई है हाँ। रोजी डिलाइट, तो हमारी सखियां इसको सबसे बनाएंगी। बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये फटाफट तैयार होंगी। बिल्कुल। और वो जब तक तैयारी करती हैं बनाने हुँ। की, तब तक हम लोग एक गीत की ओर और चलते हैं। जी हाँ। है इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने
मुझे वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने तो आरती बताइए, हुनर तुमने सीखा कहाँ से? ये तुमने जो रेसिपी बताने का तरीका सीखा है, वो कहाँ से सीखा बताओ? अरे ये तो मैंने अपने घर में सीखा है, अपनी मम्मी से सीखा है। अच्छी बात है, माँ से तो हर बेटी सीखती है ना? तो और चलो अगली रेसिपी क्या बताने जा अगली रही हो? रेसिपी हम लोग इसलिए थोड़ी नमकीन लेंगे क्योंकि इससे हम्म। पहले मीठी थी। तो अब मैं बताने जा रही हूँ एक दाल जो सबके घर में बनती है, लेकिन दाल ये हाँ। ऐसी वैसी दाल नहीं है, ये शाही दाल है। अच्छा, मूंग बताओ। उड़द की शाही दाल। इसकी सामग्री आप नोट कर लीजिए। धुली हुई मूंग की दाल आधा कप, और जितना भी आप लेना चाहें। धुली हुई उड़द की दाल भी 3/4 कप, और दही होना चाहिए आधा कप। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक ये आपके पास होने चाहिए 2 टीस्पून, और बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन होना चाहिए 1 टीस्पून, और साथ में कद्दूकस किया हुआ टमाटर आधा कप, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, हींग पाउडर चुटकी भर, नमक स्वाद के अनुसार, दूध चाहिए 2 कप, और देसी घी 1 टेबलस्पून। और इसकी तड़के की सामग्री भी नोट कर लीजिए। देसी घी 2 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, बारीक कटा हुआ प्याज 1/4 कप, साबुत लाल मिर्च के 2 नग ले लीजिए, या जितना आप चाहते हैं डालना वो ले सकते हैं उसके हिसाब से। लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, और सजावट के लिए कटा हुआ हरा धनिया। अब इसकी विधि नोट कर लीजिए।
पहले तो दोनों दालों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोकर थोड़े पानी में 15 मिनट के लिए लगभग भिगो दीजिए। अब एक कुकर में घी को गर्म करिए, उसमें हींग पाउडर, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन डालकर भूनिए। फिर कद्दूकस किया हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर भूनिए। जब मसाला घी छोड़ने लगे, उसमें दही फेंट कर अच्छी तरीके से उसमें डाल दीजिए और उसे पानी सूखने तक भून लीजिए। इसमें पानी से निथार कर दाल को डाल दीजिए और 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनिए। फिर उसमें नमक डालिए, 2 कप दूध में आधा कप पानी मिलाकर डाल दीजिए उसे भी, और कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और सीटी आने के 2 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिए। भाप निकल जाने के बाद कुकर का ढक्कन खोलें। अब बचे हुए घी को तड़के वाली कटोरी में डालें, जीरे को भूनें, फिर उसमें साबुत लाल मिर्च और कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। लाल मिर्च पाउडर डालिए, प्याज का तड़का ऊपर से डालिए और कटे हुए हरे धनिया से सजाकर सर्व करिए। क्या बात है, बहुत अच्छी तुमने सब्जी रेसिपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा तुमने। और आरती, हम सोचते हैं कि अगली रेसिपी बताने से पहले हमने जो 2 पहेलियां पूछी थी, हम अपने श्रोता सखियों को और सखाओं को उसका जवाब बता देते हैं कि क्योंकि अभी तक तो जवाब आया नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि जो मैंने एक पूछी थी कि मुझे उलट कर देखो, लगता हूँ मैं नौजवान, कोई अलग न रहता मुझसे, बच्चा बूढ़ा और जवान। तो इसका जवाब है वायु। और इसी तरह जो हमने दूसरी पहेली पूछी थी, आदि कटे से सबको पारे, तो इसका जवाब है काजल। तो हम अब मंजरी आपने बताया तो मैं भी सोचती हूँ बता ही दूं। बिल्कुल। अपने जो आंसर है, एक नारी के दुहे लड़का वाली जो हमने पहेली पूछी थी, उसका आंसर है, उसका उत्तर है चक्की। बिल्कुल। और जो दूसरी वाली थी कि गोरी सुंदर पातली वारी जो अरहर की दाल, उसका तो बिल्कुल सही आंसर मिल गया बिल्कुल था। आंसर सही मिला था ना। हाँ। तो चलिए, हमारे श्रोता सखिया और सभी संतुष्ट हो गए होंगे, उनको जवाब मिल गया। अब हम बताते हैं अगली रेसिपी। तो सखियों, सामग्री नोट कीजिएगा। फ्रूटी कस्टर्ड खीर, इसकी सामग्री है चावल 1/4 कप, फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर, कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून, अनार के दाने 2 टेबलस्पून, बारीक कटा सेब 1/4 कप, बारीक कटी मिली जुली मेवा 2 टेबलस्पून, जिसमें आप काजू बादाम किशमिश जो भी आपके पास हो वो ले सकती हैं, केसर के 10-12 धागे और इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच और चीनी 1/4 कप और घी 1 टेबलस्पून लेंगी। अब इसकी विधि नोट कीजिएगा। चावलों को धोकर आधा घंटा पानी में भिगो दें। एक प्रेशर पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करें और उसमें पानी से निथार कर चावल डालें और भूनें। फिर 1 कप पानी के साथ प्रेशर पैन में 2-3 सीटी आने तक पका लीजिए। प्रेशर पैन की भाप निकल जाए तब ढक्कन हटाएं और चावलों को मैशर से मैश करें। इसमें 1 कप दूध लें। 1 कप दूध को छोड़कर धीरे धीरे सारा दूध चावलों में डाल दें। मीडियम गैस पर चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक आप इसको पका लें। बचे दूध में कस्टर्ड पाउडर डालकर मिश्रण में मिला दें व चीनी भी डाल दें। 5 मिनट धीमी गैस पर गाढ़ा होने तक पकाएं और गैस बंद करें। केसर के धागे घोलकर सभी मेवा खीर में डाल दें। फ्रिज में ठंडा करें। अब इसमें कटे हुए फल और इलायची पाउडर मिलाकर सर्व करें। तो ये खीर जो है, फ्रूटी कस्टर्ड खीर, ये बनाकर हमारी सखियां देखेंगी। और कोई और रेसिपी बताने जा रही हो तुम? हाँ, एक सोचती हूँ बता दूं, वो नमकीन रेसिपी है मसूर दाल चॉप। इसकी सामग्री है 1 कप मसूर की दाल, आधा कप प्याज बारीक कटा हुआ होना चाहिए, 1 या 2 चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 से 2 हरी मिर्चें और नमक स्वाद के अनुसार। तो मसूर दाल को थोड़े से पानी के साथ 2 सीटी आने तक अच्छे से पका लीजिए। अब बचा हुआ पानी निथार कर या अलग करके दाल को कुछ देर तक छलनी में ही पड़ा रहने दीजिए। अब सारे मसाले और बाकी की जो भी सामग्री है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके टिक्की की शेप दीजिए उस मसूर की दाल को। जब सब उसमें मिला दें और गर्म तेल में तलकर चटनी के साथ में सर्व करिए। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी तुमने बताई है और हमारी सखियां इसका जरूर आनंद लेंगी, बना करके शाम तक जरूर बना लेंगी। और हम तो भाई घर पहुंच कर ही बनाएंगे। फिलहाल तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी
मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले, मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले, खोई खोई जाऊं मैं जो भी चाहे मन वाले, मुझको चूमे दिल तो झूमे, आंख मगर झुक जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके, ख्वाब कई ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चले मुझको डस के, बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चले मुझको डस के, मुझको मार डाले ना अपने बाजुओं में कस के, दिल जो धड़के ऐसे धड़के, एक नशा छा जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके, ख्वाब कई ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। हाँ, तो मंजरी अब एक श्रोता ने लिखा है, लिखते हैं कि हो खुशनुमा अंदाज कुछ इस तरह से शुरू हो बात, जो भी बोलें नाप तोल कर बोलें, पहले सोचें तब बोलें, बात है जो बिगड़ा काम बना देती है, बात ही बना बनाया काम बिगाड़ देती है, बात का अंदाज बड़ा निराला है, प्यार से तो बोलकर देखो, किसे इसने अपना नहीं बनाया है, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, सही सलीके से बात करने पर हर हाथ मदद करने को आगे आते हैं, इसलिए गानों में भी बात का जिक्र है, कहते हैं कुछ तुमने कही कुछ हमने कही, आखिर बात बन ही गई, इसलिए सलीके से बात किया करो, सच बोलो मगर थोड़ा सलीके से बोलो। क्या बात है, हमारे श्रोता सखा ने बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है, इनको हम शुक्रिया कहते हैं। और आरती हमारी एक सखी हैं, उन्होंने भी एक रेसिपी लिखकर भेजी है, तो क्यों ना हम उनकी रेसिपी अरे करें, बिल्कुल। है ना? तो उन्होंने लिख के भेजा है नमकीन प्याज के पराठे। तो आधा आटा जो लेना है, इसमें 2 कप आटा लेना है, नमक, हल्दी, हरी मिर्च बारीक कटी, अजवाइन, हरी धनिया एवं प्याज बारीक कटी हुई, तेल 2 बड़े चम्मच, ये इसकी सामग्री है। और इसकी विधि है कि इन सभी सामग्री को आटे में अच्छी तरह मिला लें, उसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर आटे को भिगा लें, ना बहुत कड़ा ना नरम, आधे घंटे सेट होने दें, बेल कर तवे में अच्छी तरह से सेक लें, और आप इसे हरी चटनी या अचार के साथ भी खा सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी लिखकर भेजी है हमारी सखी ने, तो हम इनको शुक्रिया कहते हैं। तो आज इस समय सर्दियां भी हैं, तो पराठे, प्याज के पराठे हो चाहे गोभी आलू के पराठे हो, सब बहुत अच्छे लगते तरे हैं, हुई पराठे है ना? बहुत अच्छे लगते हैं। तो तुम कोई रेसिपी बताने जा रही हो? हाँ, ये रेसिपी है हरा भरा कढ़ाई पनीर, और अच्छा। इसकी सामग्री है 200 ग्राम पनीर, 1 लाल शिमला मिर्च, 1 पीली शिमला मिर्च, 1 मीडियम आकार का प्याज, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप हरी धनिया का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून काजू पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 2 टेबलस्पून टमाटर की प्यूरी, 2 टेबलस्पून देसी घी और नमक स्वाद के अनुसार। अब विधि है इसकी कि पनीर को मन चाहे आकार में काट लीजिए, दोनों शिमला मिर्च जैसे कि लाल और पीली बताई थी, और प्याज को लंबाई में पतला पतला काटिए। एक नॉनस्टिक पैन में 2 चम्मच घी गरम करके उसमें कटी हुई शिमला मिर्च हल्की सी तल लीजिए और उसे निकाल लीजिए। फिर प्याज
को प्यार पारदर्शी तक होने तक यानी कि काली या बहुत ज़्यादा हुँ। भुननी नहीं चाहिए, ब्राउन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। उसे भी निकाल लीजिए तल के। बचे हुए घी में अदरक, लहसुन का पेस्ट भून लीजिए, फिर हरा धनिया पेस्ट डालिए। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएँ, तब टमाटर प्यूरी और सभी मसाले डाल दीजिए। गैस को बहुत कम ही रखना है और जब मसाला भुन जाए, उसमें पनीर, प्याज़, शिमला मिर्च के टुकड़े और काजू पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएँ। फिर 1 कप पानी डाल दीजिए। धीमी गैस पर 3 मिनट तक पकाइए। हरा-भरा कढ़ाई पनीर तैयार है। चाहे क्या तो बात है! चपातियों या फिर चावल के साथ खाइए। वाह आरती, ये बहुत अच्छी रेसिपी बताई तुमने। और अब इस रेसिपी को हम लोग सोच-सोच के कल्पना करके एन्जॉय करते हैं और जी। है ना? हमारे सखा और सखियाँ भी सोच के एन्जॉय थोड़ा करेंगे कि आनंद ले लें आनंद इसका। लेंगे रेसिपी का। और उसके साथ-साथ हम उन्हें एक गीत सुनवा देते हैं। हुँ। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर,
तो आरती, आँखों में हमने बहुत सारे आज सपने सजाए और अपने सभी सखियों और हुँ। श्रोताओं से खूब सारी बातें करी, रेसिपी बताई। अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ और बातें करें, तो अब हम लेते हैं आज सखी सहेली के मंच से इजाज़त। तो आप सभी को मंजरी वर्मा और और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।